डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे यांत्रिक एवं सावयवी एकता का। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता सामाजिक जीवन का आधार है। ये सामाजिक एकता जो होती है ना, वो एक नैतिक और गतिशील तथ्य है। आदिम समाजों में जहाँ पूर्ण समानता पाई जाती है और सामूहिक चेतना प्रभावी होती है, सामूहिक भावनाओं के प्रति लोगों में गहरी आस्था होती है, तो वहाँ कौन सी एकता पाई जाती है? यांत्रिक एकता पाई जाती है। जबकि दूसरी ओर आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पाई जाने वाली निर्भरता के समान ही होती है। इस तरह की एकता को दुर्खिम ने कहा था सावयवी एकता। विशुद्ध रूप से कोई भी समाज न तो यांत्रिक है और न ही सावयवी, यानी कि कोई भी समाज पूरी तरह ना तो यांत्रिक होता है ना सावयवी। उसमें या तो ये ऐसे हो सकता है कि वो सावयवी ज़्यादा है, कुछ उसका हिस्सा यांत्रिक, या वो यांत्रिक ज़्यादा है और उसका कुछ हिस्सा सावयवी, या 50-50 जैसे भी। दोनों प्रकार के समाजों में सुदृढ़ता तो पाई जाती है, किंतु सुदृढ़ता की प्रकृति में अंतर होता है। दोनों ही समाजों में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे दोनों प्रकार के समाजों में समूह की भावना को सर्वोपरि माना जाता है। दूसरी समानता है, दोनों में कानूनों के प्रकारों का अंतर होते हुए भी समाज शक्तिशाली रहता है। यानी दोनों में कानून अलग अलग है, एक में प्रतिकारी है, एक में दमनकारी है, फिर भी शक्तिशाली कौन रहेगा? समाज ही रहेगा, व्यक्ति नहीं रहेगा। दोनों में सुदृढ़ता समान रूप से पाई जाती है, फिर भी इन दोनों प्रकार के समाजों में कई अंतर भी पाए जाते हैं। चलिए इन दोनों में अंतर देखते हैं। पहला जो अंतर है वो है यांत्रिक एकता व्यक्ति को बिना किसी मध्यस्थ के समाज से सीधे जोड़ देती है, जबकि सावयवी एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। दूसरा जो अंतर है वो इस प्रकार है, यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप को प्रकट करती है, अर्थात समाज में कुछ ऐसी भावनाएं और विश्वास पाए जाते हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य समान रूप से स्वीकार करते हैं। सावयवी एकता में कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है, जो पारस्परिक संबंधों की एक निश्चित व्यवस्था को जन्म देते हैं। तीसरा अंतर है, यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता होती है, जबकि सावयवी एकता का आधार क्या होती है? भिन्नता और विशिष्टता। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहे तो यह होगा कि हम यह कह सकते हैं कि यांत्रिक एकता समानता पर आधारित है, तो सावयवी एकता श्रम विभाजन पर आधारित है। अगला अंतर है, यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों से होती है, जबकि सावयवी एकता की प्रतिकारी कानूनों से होती है। प्राचीन समाजों में जहाँ दमनकारी कानून व्यवस्था देखने को मिलती है, वहाँ यांत्रिक एकता की प्रधानता पाई जाती है, और इसके विपरीत जैसे जैसे समाजों का विकास होता है, वैसे वैसे दमनकारी कानूनों का स्थान प्रतिकारी कानून लेने लगते हैं। ऐसे समाजों में सावयवी एकता पाई जाती है। पांचवा अंतर है, यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है,
जबकि सावयवी एकता वैयक्तिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर बल देती है। छठा अंतर है, यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता की उत्पत्ति कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर है। किस पर निर्भर रहती है? कार्यात्मक भिन्नता पर, यानी कि लोग अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, वो उनकी ज़रूरत हो जाती है अलग अलग तरह के कार्य करना, जिससे उनमें कौन सी एकता पनपती है? सावयवी एकता। सामूहिक चेतना की शक्ति का ह्रास होने पर सावयवी एकता में वृद्धि होती है। इस प्रकार सामूहिक चेतना और सावयवी एकता परस्पर विरोधी दिशाओं में गमन करते हैं। सावयवी समाज की सुदृढ़ता सामूहिक प्रतिनिधानों द्वारा बनी रहती है। अगला जो अंतर है वो है, यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध स्थापित करती है। व्यक्ति अपने विचारों एवं कार्यों में समाज को ध्यान में रखता है, जबकि सावयवी एकता में व्यक्ति और समाज में सीधा संबंध नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष तो यांत्रिक एकता वाले समाजों में होता है, व्यक्ति और समाज का संबंध प्रत्यक्ष। यहाँ पे सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्ति और समाज का संबंध किस प्रकार का होता है? अप्रत्यक्ष होता है। विशिष्ट कार्यों के लिए वह अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है। आठवां अंतर है, यांत्रिक एकता व्यक्तित्व के विकास में बाधक होते हैं और उसके प्रतिकूल होते हैं। इस प्रकार की एकता वाले समाजों में सामान्य भावनाओं एवं प्रवृत्तियों का प्रभुत्व पाया जाता है। वहाँ पे व्यक्तिगत विशेषता और मौलिकता का विकास नहीं हो पाता। व्यक्ति पर समूह छाया हुआ रहता है तथा वैयक्तिकता शून्य हो जाती है। जबकि सावयवी एकता वाले समाज में व्यक्ति के विकास के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाते हैं और समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगलता नहीं है। दुर्किम ने बताया है कि सावयवी एकता वाले समाजों में प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य क्षेत्र होता है जो उसके लिए विशिष्ट है, अर्थात उसका एक व्यक्तित्व होते हैं। लोग उसे उस कार्य की वजह से पहचानते हैं। अगला जो अंतर है वो इस प्रकार है, दुर्किम यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से करते हैं। किससे करते हैं? निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से। निर्जीव वस्तु का निर्माण करने वाले तत्व परस्पर एकाकार और घुले मिले होते हैं। उनकी अपनी कोई पृथक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि सभी साथ ही हिलते डुलते हैं। ऐसी स्थिति यांत्रिक एकता वाले समाजों में होती है। जबकि सावयवी एकता की तुलना किससे की गई है? शरीर से, जिसमें प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट रचना होती है और विशिष्ट कार्य भी होता है तथा ये अपने आप में स्वतंत्र भी होते हैं। फिर भी वे शरीर के साथ जुड़े होने के कारण एकता को प्रकट करते हैं। 10वां जो अंतर है वो इस प्रकार है, यांत्रिक एकता में जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की सामूहिक भावनाओं का प्रचलन पाया जाता है, जो समूह जीवन का आधार होती है। जबकि सावयवी एकता में भावनाओं के स्थान पर नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि सावयवी एकता वाले समाज में भावनाओं को कोई महत्व नहीं देगा, नियमों को महत्व दिया जाता है।
अगला अंतर है, यांत्रिक एकता में अपराध की स्वरूपिक संख्या अधिक होती है। परिवार, यौन जीवन, धर्म, राष्ट्र, सामूहिक जीवन, सामूहिक चेतना आदि व्यक्ति से एक निश्चित प्रकार का आचरण करने की क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं। ये सभी है ना, जो व्यक्ति से एक निश्चित प्रकार के आचरण की उम्मीद करते हैं, और व्यक्ति की एक छोटी सी भूल भी अपराध की श्रेणी में आ जाती है। जबकि स्वाभाविक एकता में अपराधों के प्रकारों की संख्या कम हो जाती है। परिवार एवं विवाह से संबंधित कुछ कार्य ही अपराध माने जाते हैं। धार्मिक जीवन से संबंधित अपराध तो लगभग समाप्ति हो जाते हैं। 12वां अंतर है, यांत्रिक एकता का संबंध खंडात्मक सामाजिक संरचना से है, जिसमें प्रत्येक अंग समान प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को दोहराता है, जबकि स्वाभाविक एकता में संगठित संरचना पाई जाती है। विशिष्ट कार्यों को करने वाले विशिष्ट समूह होते हैं जो परस्पर निर्भर होते हैं। अगला अंतर है, यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता पाई जाती है। समाज और मानव की सभी क्रियाओं का नियंत्रण, निर्देशन और नियमन धर्म के द्वारा होता है। स्वाभाविक एकता में धर्म का प्रभाव घट जाता है और इसका विशेषीकरण हो जाता है। यानी कि यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता एक दूसरे के विपरीत स्थिति को प्रकट करते हैं। अगला और एक और अंतर है, वो है यांत्रिक एकता प्राचीन, सरल और आदिम समाजों में पाई जाती है, जहाँ समाज में समानता और सामूहिकता का साम्राज्य होता है, जबकि स्वाभाविक एकता आधुनिक समाजों की विशेषता है और इसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बहुलता पाई जाती है। दुर्खिम का मानना है कि स्वाभाविक एकता संविदात्मक संबंधों को जन्म देती है। श्रम विभाजन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। समझौते के आधार पर भी एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सेवाएं करते हैं। तो ये अंतर खत्म हो चुके हैं। अब निष्कर्ष जान लेते हैं इसका। दुर्खिम ने सामाजिक उद्विकास का संबंध भी श्रम विभाजन और सामाजिक एकता से जोड़ा है। किसका? सामाजिक उद्विकास का संबंध। प्रारंभ में समाज यांत्रिक एकता पर निर्भर था, जिसमें श्रम विभाजन में विशेषीकरण नहीं था, दमनकारी कानून प्रचलित थे, सामूहिक चेतना दुर्बल थी और समूह समानता की प्रधानता थी। ये चीज़ें थी यांत्रिक एकता में। धीरे धीरे समाज में सदस्यों की संख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि हुई तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं बढ़ी, प्रतिकारी कानून बनने लगे, सामूहिकता का ह्रास होता गया और व्यक्तिगतता में वृद्धि होती गई। समानता के स्थान विभिन्नता ने ले लिया। ऐसे समाजों में स्वाभाविक एकता पाई जाती है। इस प्रकार समाज के उद्विकास के दौरान यांत्रिक एकता और धर्म का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है और सामाजिक संरचना की जटिलता में वृद्धि होती जाती है। दुर्खिम यह भी स्वीकार नहीं करते हैं कि श्रम विभाजन के कारण मानव के सुख में वृद्धि होती है या सुख वृद्धि की इच्छा ही श्रम विभाजन को जन्म देती है। इस बात को दुर्खिम नहीं मानते। दुर्खिम तो श्रम विभाजन को क्या मानते हैं? एक सामाजिक तथ्य मानते हैं और वो बताते हैं कि सुख की इच्छा करना एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जिसका विश्लेषण करने का काम कौन से विषय का है? मनोविज्ञान का है, समाजशास्त्र का नहीं है। धन्यवाद बच्चों।